हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अथवा समूह किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दूसरों को रोकने का प्रयत्न करते हैं, दूसरों को रोकने का प्रयास करते हैं, वह क्षति पहुंचाते हैं, तो यह उदाहरण है। मतलब ये क्या कहलाएगा? ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें व्यक्ति या फिर कोई अगर समूह है किसी चीज़ को प्राप्त करना चाह रहा है, उसको प्राप्त करने के लिए दूसरों को रोकने का प्रयास करता है या दूसरों को किसी तरीके की क्षति, नुकसान पहुंचाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शंस में है प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, सामाजिक विघटन या फिर एकीकरण। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या कहलाएगा? संघर्ष। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, गिलिन एंड गिलेन है, इन्होंने सामाजिक जो प्रक्रिया है उसके 3 प्रकार बताए थे कि सामाजिक प्रक्रिया 3 तरह की होती है। पहली उन्होंने बताया समान सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किसने बताया है? गिलिन एंड गिलेन ने सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार बताए हैं। पहला सामान्य प्रक्रिया, दूसरा सहयोगी प्रक्रिया और तीसरा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, पहला हो गया समान सामाजिक प्रक्रिया, दूसरा सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और तीसरा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। अब ये जो संघर्ष है वो किस में आएगा? संघर्ष किस में आएगा? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत 3 आते हैं। एक हो जाएगा आपका संघर्ष, दूसरा हो जाएगा प्रतिस्पर्धा और तीसरा हो जाएगा प्रतिकूलता। ठीक है, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और प्रतिकूलता ये असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन सी सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं या फिर कौन सी असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, इस तरीके से एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो संघर्ष क्या हो गया? 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति या इसमें क्या होते हैं? समूह होते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताएं अगर देखी जाए तो क्या होगा? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या समूह होते हैं। ठीक है, चेतन प्रक्रिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चेतन प्रक्रिया है, वैयक्तिक प्रक्रिया है, अनिरंतर, ठीक है, अनिरंतर प्रक्रिया है और सार्वभौमिक प्रक्रिया है। हर समाज में संघर्ष देखने को मिलता है। ठीक है, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बल का प्रयोग करता है व्यक्ति या फिर हिंसात्मक धमकी देकर दूसरों की इच्छाओं को दबाना या उसके उद्देश्यों के जो उस सामने वाला व्यक्ति है उसके जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के मार्ग में बाधा उपस्थित करना ही क्या कहलाएगा? आपका संघर्ष कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विभेदक सामाजिक प्रक्रिया है? अब यहाँ पर देखिए विभेदक सामाजिक प्रक्रिया पूछा गया है। ऑप्शंस देख लीजिए। संघर्ष, प्रतिस्पर्धा तथा समायोजन। सेकेंड है ऑप्शन बी में संघर्ष तथा पर संस्कृति ग्रहण। ठीक है, ऑप्शन सी है प्रतिस्पर्धा व समायोजन। ऑप्शन डी है संघर्ष तथा प्रतिस्पर्धा। यहाँ पर विभेदक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो समायोजन है ये आपके सहयोगी में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये भी सहयोगी। यहाँ पर विभेदक पूछा गया है, यानी कि संघर्ष और जो प्रतिस्पर्धा है वो विभेदक सामाजिक प्रक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सेकंड का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो जो आपकी जो असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है इसको पृथक्करण की प्रक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, जो पृथक्करण की जो प्रक्रिया है वो किसको कहेंगे? संघर्ष के बारे में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, जो प्रतिस्पर्धा है उसको पृथक्करण की प्रक्रिया भी कहते हैं, जब लक्ष्य सीमित मात्रा में हो और उसे सब प्राप्त करना चाहें। ठीक है, या हम दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या समूह के बीच में किसी सीमित वस्तु या फिर हम सेवा को अगर हम बोल लें उसको प्राप्त करने के लिए नियमों के अंतर्गत प्रयास किया जाता है व्यक्तियों के द्वारा, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिस्पर्धा कहेंगे। अब इसकी कुछ विशेषताएं की बात की जाए तो अवैतिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या समूह का होना होता है, इसमें होते ही हैं।
ठीक है। अहिंसात्मक तरीके से लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। अचेतन प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया आएगी, सार्वभौमिक प्रक्रिया यानी कि हर जगह देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सत्य कथन को चुनना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है उप संस्कृति तथा प्रति संस्कृति दोनों मुख्य संस्कृति द्वारा स्वीकृत होती हैं। ऑप्शन बी कह रहा है उप संस्कृति तथा प्रति संस्कृति दोनों ही मुख्य संस्कृति द्वारा अस्वीकृत होती हैं। ऑप्शन सी उप संस्कृति स्वीकृत होती है परंतु प्रति संस्कृति अस्वीकृत होती है। ऑप्शन डी उप संस्कृति अस्वीकृत होती है परंतु प्रति संस्कृति स्वीकृत होती है। सही बताना है तो यहाँ पर उप संस्कृति स्वीकृत होती है परंतु जो प्रति संस्कृति होती है वो समाज द्वारा अस्वीकृत होती है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सब कल्चर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उप संस्कृति सब कल्चर, ये किसका है, मैक्स वेबर का है, ठीक है। जब कोई मुख्य संस्कृति, अब मुख्य संस्कृति हम किसे कहेंगे, जैसे कि भारतीय संस्कृति क्या कहलाएगा, इंडियन कल्चर मुख्य संस्कृति हो जाएगा। इसके अंतर्गत कोई विशिष्ट या फिर लघु संस्कृति डेवलप्ड हो जाए, जैसे कि इंडियन कल्चर के अंदर हम पंजाबी कल्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है। पंजाबी संस्कृति या बंगाली संस्कृति जब ये विकसित हो जाएगी तो उसको ही हम उप संस्कृति कहेंगे। और ये जो उप संस्कृति है इसका विरोध मुख्य संस्कृति के द्वारा नहीं होता है, यानी कि मुख्य संस्कृति उप संस्कृति का विरोध नहीं करती है, ठीक है। तो उप संस्कृति क्या हुआ, पता चल गया। प्रति संस्कृति की बात करी जाए तो इसे काउंटर कल्चर या फिर कॉन्ट्रा कल्चर भी बोलते हैं, ठीक है। ये उप संस्कृति की क्या होती है, बिल्कुल ही विपरीत होती है, ठीक है। कोई उप संस्कृति क्या करेगी, जब मुख्य संस्कृति को चुनौती देने लग जाती है तो उसको हम प्रति संस्कृति कहेंगे। जैसे कि हिप्पी कल्चर हो जाएगा, अपराधी बालकों का जो कल्चर होता है उसको इसमें रख सकते हैं, या फिर गैंग ग्रुप, ठीक है। तो उसको प्रति संस्कृति के अंतर्गत देखा जा सकता है। तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्त्रीकरण की किस व्यवस्था में गतिशीलता पाई जाती है। इसमें से देखिए किस में गतिशीलता देखने को मिलेगा स्ट्रैटिफिकेशन में, तो जागीर प्रथा में, जाति व्यवस्था में, वर्ग व्यवस्था में या फिर गोत्र व्यवस्था में। तो यहाँ पर गतिशीलता की बात हो रही है, वर्ग व्यवस्था में गतिशीलता देखने को मिलेगी। फोर्थ क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम क्लास सिस्टम की बात करते हैं तो ये जो सामाजिक स्त्रीकरण है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, इसका सार्वभौमिक स्वरूप है। हर जगह क्लास सिस्टम देखने को मिलता है, ऐसा कोई सोसाइटी नहीं है, ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ पर क्लास सिस्टम ना पाया जाता हो, ना देखने को मिले। वर्तमान में अगर हम देखें स्ट्रैटिफिकेशन में तो जो स्त्रीकरण है उसमें मुख्य स्वरूप है वर्ग व्यवस्था, ठीक है। अगर हम देखें इसका आधार, हम किस आधार पर वर्ग का हम बात करते हैं वर्गों के, तो आधार की बात की जाए तो एज रख सकते हैं हम, ठीक है, एज रख सकते हैं, जेंडर रख सकते हैं, एजुकेशन के बेस पर कर सकते हैं, इनकम है ना, ये सभी आय, आयु, लिंग, शिक्षा, इन सभी के आधार पर वर्ग का निर्माण होता है, वर्ग बनते हैं। मार्क्स का एक स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, व्यक्ति को मार्क्स सामाजिक प्राणी की जगह वर्ग प्राणी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में पूछा जाए कि व्यक्ति को सामाजिक प्राणी के स्थान पर वर्ग प्राणी किसने कहा है, तो कार्ल मार्क्स हैं। लेपियर का एग्जाम में पूछा जाता है कि सामाजिक वर्ग को सांस्कृतिक समूह कौन कहता है, तो लेपियर है, सामाजिक वर्ग को ये सांस्कृतिक समूह कहते हैं, और जिसे संपूर्ण जो जनसंख्या है उसमें एक विशेष स्थिति तथा पद इसके द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। सामाजिक वर्ग सांस्कृतिक समूह है जिसे संपूर्ण जनसंख्या में एक विशेष स्थिति अथवा पद प्रदान किया जाता है। तो इस तरीके से अगर एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि वर्ग को, सामाजिक वर्ग को सांस्कृतिक समूह किसने कहा है, तो लेपियर है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करना है, ठीक है। अब देखिए विलासी वर्ग की जो विशेषताएं हैं ये बतानी है, ठीक है। देख लेते हैं। पहला है, यह अवधारणा टी वेबलन ने विकसित की है। विलासी वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है टी वेबलन का है। सेकंड कह रहा है, यह वर्ग उत्पादन में योगदान नहीं करता है। तीसरा है, यह वर्ग दर्शकीय उपभोग करता है, दिखावे का उपभोग करता है।
फोर्थ है इन वर्ग के पास राजनीतिक शक्ति होती है। तो विलासी वर्ग की विशेषताएं बतानी है क्या है इसमें से, तो सही क्या है ये बताना है। यहाँ पर जो ये कॉन्सेप्ट है वेबलन का है, ठीक है। यह वर्ग उत्पादन में योगदान नहीं करता है और इसके पास क्या, ये जो उपभोग करता है दिखावे के लिए करता है, ठीक है, दर्शकीय उपभोग करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस जनजाति में हल को छूना तथा मकान पर छप्पर डालना महिलाओं के लिए निषिद्ध है, ठीक है। किस जनजाति में महिलाओं को हल को छूना और मकान पर छप्पर डालना मना है, निषिद्ध है। गोंड जनजाति है ऑप्शन में, खासी जनजाति है, संथाल जनजाति है ऑप्शन डी में, इनमें से कोई नहीं है। तो बताना है क्या हो जाएगा, गोंड जनजाति, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मानव समाज के विकास की रेखीय व्याख्या किसने दी है। मानव समाज के विकास की रेखीय व्याख्या, ऑप्शन देख लीजिए, पेरेटो हैं, वेबर है, स्पेंसर है, सोरोकिन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पेंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये समाज के उद्विकासीय सिद्धांत से अध्ययन करते हैं समाज का, ठीक है, समाज का उद्विकासीय सिद्धांत से ये अध्ययन करते हैं और ये क्या कहते हैं, समाज का विकास सदैव हमेशा सरलता से जटिलता की ओर होता है, ठीक है। और सामाजिक उद्विकास के जनक कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर ही कहलाते हैं सामाजिक उद्विकास के जनक। तो ये याद रखना है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात की जाए तो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, सोशल स्टैटिक्स, ये कुछ इनकी क्या है, बुक्स हैं, ठीक है। तो इनको भी ध्यान रखिएगा। और एकीकरण के आधार पर, ठीक है, ये ध्यान इंपॉर्टेंट बात है, एकीकरण के आधार पर स्पेंसर समाज की उद्विकासीय अवस्थाओं की बात करते हैं, ठीक है। दो तरह के समाज की बात करते हैं, शिकारी या फिर सैनिक समाज, दूसरा क्या बताते हैं, औद्योगिक समाज, ठीक है, शिकारी या सैनिक समाज और दूसरा औद्योगिक समाज। समाज के अगर प्रकारों में पूछा जाए इस तरीके से विभाजन किसने किया है तो हर्बर्ट स्पेंसर है। और जो औद्योगिक समाज की बात करते हैं उसके लिए कहते हैं कि व्यक्तित्व के विकास के लिए औद्योगिक समाज क्या है, बेस्ट है, सर्वोत्तम है, ठीक है। किसने कहा है, स्पेंसर ने कहा है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है एक समाज को जब सामाजिक गतिशीलता की रुकावटों की अनुपस्थिति से विशेषीकृत किया जाता है तो उसे हम कहेंगे, ऑप्शन देखिए, आदर्श समाज, गतिशील समाज, बंद समाज या फिर खुला समाज। तो यहाँ पर क्या होगा, ये खुला समाज कहलाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने बात की है, ऑप्शन देखिए, स्पेंसर, कोजर, वेबर, फ्रेजर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष इन्होंने कहा है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा के प्रकार की बात की जाए तो वेबर क्या कहते हैं, नियंत्रित प्रतिस्पर्धा और अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा। वहीं पर गिलिन क्या बताते हैं, वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा और अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा की ये बात करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फील्ड वर्क है, ठीक है। कैथलीन गफ ने तंजौर विलेज पर किया है, FG बेली ने बीसीपाड़ा, SC दुबे ने श्रीपुरम और MN श्रीनिवास ने रामपुर पर। तो यहाँ पर सही नहीं है ये बताना है, ठीक है, ये श्रीपुरम है, ठीक है, इसको पूरम कर लीजिए, श्रीपुरम। तो यहाँ पर सही नहीं है ये बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, 10th का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आंतरे बेत्ते ने किया है मैसूर के श्रीपुरम पर फील्ड वर्क, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाज के विकास की 3 स्थितियाँ यानी कि असभ्यता, बर्बरता और सभ्यता किसके अनुसार है। ऑप्शंस में है डार्विन, मॉर्गन, स्पेंसर, बेकोफेन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, मॉर्गन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मॉर्गन उद्विकासवादी हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। और समाज के उद्विकास की अवधारणा इन्होंने दी है जिसमें आदिम या जंगली बर्बरता और सभ्यता की बात इन्होंने की है, ठीक है, जैसा कि इसमें पूछा भी गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है समुदाय को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मैकेवर द्वारा प्रयोग की गई हैं। इंपॉर्टेंट है, मैकेवर के द्वारा
ठीक है, मैकेवन ने समुदाय की किन परिभाषाओं, किन विशेषताओं की बात की है? सामान्य धर्म, हम भावना, सामान्य भाषा, सामान्य क्षेत्र। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 12th का? ऑप्शन डी, यानी कि सामान्य धर्म और हम की भावना और सामान्य क्षेत्र। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे अगर हम देखें समुदाय की विशेषताओं की बात करें तो निश्चित क्षेत्र होता है, सामुदायिक भावना होती है, विशिष्ट नाम होता है, सामान्य जीवन व संस्कृति होती है, स्वतः विकास होता है, स्थायित्वता देखने को मिलती है, मनुष्यों का समूह होता है, मूर्त रूप होता है, व्यापक उद्देश्य होते हैं, सामान्य नियम व्यवस्था होती है, आत्मनिर्भरता देखने को मिलती है, अनिवार्य सदस्यता होती है, साधन और साध्य दोनों ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कुछ विशेषताएं थी समुदाय की। यहाँ पर 12th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही है? कॉन्सेप्ट्स हैं संस्कृतिकरण, एम.एन. श्रीनिवास, लघु और वृहद परंपरा, मैकमेरेट, ब्राह्मणीकरण का अयप्पन है, संदर्भ समूह पेरेटो। तो यहाँ पर सही बताना है तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट एम.एन. श्रीनिवास का है, लघु वृहद परंपरा मैकमेरेट द्वारा हो जाएगा। ठीक है, और ब्राह्मणीकरण ए अयप्पन ने किया था। ठीक है, ठीक है, और रेफरेंस ग्रुप वाला क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, कमेंट करके बताइएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, स्वामित्व को वस्तुओं पर मनुष्य के नियंत्रण के रूप में समझना चाहिए, जो एक ऐसा नियंत्रण है जिसे समाज न्यूनाधिक स्थायी तथा विशिष्ट रूप में स्वीकार करता है। यह कहना किसका है? ऑप्शंस में हैं मॉर्गन, R.S. लोई, L.T. हॉबहाउस एंड एडम स्मिथ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉबहाउस हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने जादू को एक मिथ्या विज्ञान के रूप में माना है? मिथ्या विज्ञान के रूप में जादू की बात किसने की है? ऑप्शंस में है टाइलर, फ्रेजर, मॉर्गन, मेलानोव्स्की। तो यहाँ पर राइट आंसर फ्रेजर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेलानोव्स्की की बात की जाए तो ये धर्म और जादू को पवित्र बताते हैं। ठीक है, धर्म प्लस जादू को ये पवित्र बताते हैं, विज्ञान को, साइंस को ये अपवित्र मानते हैं, और जादू के भी ये प्रकार बताते हैं मेलानोव्स्की, सफ़ेद और काला जादू। ठीक है, सफ़ेद और काला जादू। काला बुरा करने के लिए होता है और सफ़ेद अच्छाई के लिए किया जाने वाला क्रिया होती है। ठीक है, जादू की। तो ये मेलानोव्स्की ने बात की है। यहाँ पर ऑप्शन बी फ्रेजर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक आंदोलन को किसी स्थानीय समुदाय या फिर एकल घटना से परे जाकर व्यवस्थित प्रयासपूर्वक लोगों की सोच और व्यवहार के तरीकों को परिवर्तित करने वाले सामूहिक प्रयास के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन देखिए, रॉबर्ट एश, N.J. स्मिल्सर, एंथोनी वेलेस, वार्नर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, एंथोनी वेलेस हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के अनुसार एक सही है, देखिए, वर्ग के सदस्यों का जीवन तरीका समान होता है, वर्ग के सदस्यों का जीवन अवसर समान होता है, वर्ग के सदस्य एक ही परिस्थिति समूह से संबंधित होते हैं, या फिर परिस्थिति समूह एक ही वर्ग से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो मैक्स वेबर के लिए क्या है, इसमें से क्या उन्होंने बात कही है? ठीक है, सही क्या है, वर्ग के सदस्यों का जो जीवन अवसर होता है, लाइफ चांस जिसे बोलते हैं, वो समान होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये वर्ग के, यानी कि जो वेबर हैं, वेबर वर्ग के निर्माण की 3 दशाओं की बात करते हैं। पहला, वे जीवन अवसर, लाइफ चांस की बात करते हैं, दूसरा आर्थिक हित की बात करते हैं, और तीसरा बाजार की दशाएं, ठीक है, मार्केट सिचुएशन की ये बात करते हैं। ठीक है, और फिर कहते हैं वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनको समान जीवन के अवसर प्राप्त होते हैं। एक वर्ग की स्थिति उसकी बाजार की स्थिति होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या कह रहे हैं वेबर, वर्ग व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिनको समान जीवन के अवसर मिल रहे हैं। एक वर्ग की स्थिति उसकी बाजार की स्थिति होती है। ठीक है, और 4 तरह के वर्गों की बात करते हैं। ठीक है, वर्ग के कितने प्रकार बताते हैं वेबर? 4। अब वो कौन कौन से हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, संपत्ति युक्त उच्च वर्ग,
ठीक है, संपत्ति युक्त उच्च वर्ग। दूसरा संपत्तिहीन श्वेत वसन वर्ग, ठीक है, सेकंड क्या बताया उन्होंने, संपत्तिहीन श्वेत वसन वर्ग। तीसरा पतित बुर्जुआ वर्ग, ठीक है, तीसरा पतित बुर्जुआ वर्ग। और चौथा नीले वस्त्र श्रमिक, ठीक है, क्या बताया, नीले वस्त्र श्रमिक। तो यहाँ पर ये वर्गों की 4 तरह की बात किसने की है, वेबर ने। तो इन बातों को आपका ध्यान रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है अत्यधिक व्यक्तिगत एवं भावनात्मक रूप से सहारा देने वाली निरंतर घनिष्ठ अंतःक्रिया वाले समूह, लघु समूह को हम कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, संदर्भ समूह, प्राथमिक समूह, हित समूह या फिर गौड़ समूह। तो अत्यधिक व्यक्तिगत एवं भावनात्मक रूप से सहारा देने वाली निरंतर घनिष्ठ अंतरक्रिया वाले लघु समूह को हम, लघु समूह को क्या कहेंगे, प्राथमिक समूह, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट किसका है, कूले का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है P.A. सोरोकिन को परिवर्तन के सांस्कृतिक सिद्धांत से निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक संबंध नहीं है, ठीक है। उन्होंने जो परिवर्तन का जो उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था उसमें से इसमें से एक कौन सा नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए, चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत, सर्वव्यापी परिवर्तन का सिद्धांत, सीमा का सिद्धांत या फिर सामाजिक संतुलन का सिद्धांत। तो तीनों ही है, सामाजिक संतुलन का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। परिवर्तन का इनका जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है उसको सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का भी सिद्धांत कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत इनका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत कहलाता है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिसमें है क्राइम एंड पनिशमेंट, ठीक है, क्राइम एंड पनिशमेंट, एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी, एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी। नेक्स्ट है द सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन, द सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन। एंड लास्ट क्या है, कंटेम्पररी सोशियोलॉजिकल थ्योरी, कंटेम्पररी सोशियोलॉजिकल थ्योरी। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है, सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स, ठीक है, सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स। ये किसकी बुक्स हो जाएंगी, P.A. सोरोकिन की हो जाएंगी। नेक्स्ट है निम्न में से किसने दक्षिण सूडान के पशुचारण समाज न्यूअर जनजाति का अध्ययन किया है। ऑप्शंस में है एवांस प्रचार्ड, G.P. मर्डॉक, किंग्सले डेविस, O.C. कॉक्स। तो यहाँ पर दक्षिणी सूडान के जो न्यूअर जनजाति है जो कि पशुचारण समाज पर आधारित है, यानी कि पशुचारण की अवस्था देखने को मिलती है, उस पर फील्ड वर्क किसने किया हुआ है, एवांस प्रचार्ड ने किया हुआ है, ठीक है, उस पर उन्होंने अध्ययन किया है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंग्रेज़ों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना 1651 यानी 1651 में किस नदी के किनारे पर की गई थी। हुगली नदी, नर्मदा नदी, मांडवी नदी या फिर गोदावरी नदी। तो यहाँ पर राइट आंसर हुगली नदी हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। तो कब हुई थी, 1336 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसने की थी, हरिहर और बुक्का ने की थी और ये संगम वंश से संबंधित है, ठीक है, संगम वंश से संबंधित है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, लोकनायक के नाम से। ऑप्शंस देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण, APJ अब्दुल कलाम या फिर राजीव गांधी। तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और संपूर्ण क्रांति, ठीक है, के ये जनक है, संपूर्ण क्रांति के जयप्रकाश नारायण जनक है, ठीक। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है। ऑप्शन देखिए, जैव विविधता पर सम्मेलन, ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है, ओजोन रिक्तीकरण या फिर आर्द्र भूमि। तो रियो शिखर जो समिट हुआ था उसका संबंध किससे है, जैव विविधता पर सम्मेलन जो हुआ था उससे, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, 22 मई को, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 3 से 14 जून 1992 में हुआ था। और ये जो समिट हुआ था ना, सम्मेलन, वो जैव विविधता पर ही आधारित था, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया।
1952, 1955, 1960 या फिर 1965। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर 1955 ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1991 से 1902। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को मिला था। और अगर हम बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार इसका अब नाम हो गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात के साबरमती नदी के किनारे है ये। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है? जयपुर, कोलकाता, ग्वालियर या फिर उदयपुर। तो महलों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? कोलकाता को। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कई सारे भवनों का जो निर्माण है वो अंग्रेज़ों द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछा गया है, कौन है? तो चिल्का झील है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में है। ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है एशिया की, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो पुलिकट झील है वो आंध्र प्रदेश की हो जाएगी, और लोकटक झील कहाँ की है? मणिपुर की। ठीक, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? हुमायूं के मकबरे में, महाबोधि मंदिर समूह में, कुतुब मीनार में या फिर लाल किला परिसर में? ठीक है, तो ये कुतुब मीनार में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार के पास में ही अलाई दरवाज़ा है, और इसका निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, और ये जो अलाई दरवाज़ा है ये कब बनकर तैयार हुआ था? 1311 ईस्वी में बनकर के तैयार हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।